सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मध्यकाल में किस प्रकार के विकास हुए, किस तरह भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के और धार्मिक पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलाव आए। विदेशी लोगों के संपर्क में आकर हमारे भारत में भी भारत के लोगों ने उनके तौर तरीकों को अपनाया। कृषि के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास देखा गया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कृषि के बारे में पढ़ा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इनमें से कुछ वनवासी किसान बन गए। इन नए किसान समूहों पर सामान्यतः क्षेत्रीय बाजारों, सरदारों, पुजारियों, मठों और मंदिरों का प्रभाव पड़ने लगा। अब इन्हें कर देना पड़ता था और स्थानीय प्रधानों को उत्पादन और सेवाएं देनी पड़ती थी। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से नई तरीके जब हमारे देश में कृषि के आए, नए फसलों को उगाने के लिए लोग खेती के लिए भूमि की तलाश करने लगे। उसके लिए वे लोग वनों को काटकर खेती योग्य भूमि बनाए और उस पर नए फसलों को उगाना शुरू किए। इस क्रम में क्या होता था कि वनवासी लोग, जो जनजाति के लोग वनों में रहते थे, उन्हें भी घर छोड़कर जाना पड़ता था, उस स्थान को छोड़ देना पड़ता था, क्योंकि किसानों के द्वारा उस भूमि को आवंटित करके उसमें कृषि की जाती थी। इसलिए उन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता था। वो लोग वनों में ही दूसरे स्थान की तलाश करने लगते थे। इसके बाद क्या हुआ कि इनमें से कुछ वनवासी जो हैं, कुछ तो अपने जाके अगले भूमि की तलाश करने लगते थे, घूम कर जंगलों में ही, लेकिन उनमें से कुछ वनवासी जो थे वो किसान बन गए। तो वो अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिए। इसके लिए वो क्या करते थे, तो वो समूह में रहकर और उस क्षेत्र में रहने वाले और भी जितने लोग थे, उनके साथ वो लोग संपर्क स्थापित करने लगे। उसके बाद वो फसल उपजाते थे, बाज़ारों में बेचते थे और समाज से उनका लगाव हो गया। समाज के सरदारों, पुजारियों, मठों, मंदिरों आदि का उनके ऊपर प्रभाव पड़ने लगा। इसके पहले जब वो वन में रहते थे तो समाज में क्या हो रहा है इनसे इनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब वो किसान बन गए तो एक किसान होने के साथ साथ वो समाज के हर लोगों से उनका मतलब होने लगा, संपर्क में रहने लगे। इसके बाद उन्हें अब खेती जो करते थे उसके बदले उन्हें कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था और स्थानीय प्रधानों को उत्पाद एवं सेवाएं देनी पड़ती थी। उसके आसपास जो मुख्य लोग रहते थे उनको अपने उत्पादन जो उन्होंने उत्पादन किया उसमें से देना पड़ता था और उनकी देखरेख भी करनी पड़ती थी, उनके आज्ञा का पालन भी करना पड़ता था। इस तरह की व्यवस्था हो गई। जटिल समाज। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों ने किसानों के बीच गंभीर आर्थिक संकट और सामाजिक असमानता को जन्म दिया। कुछ के पास अधिक उपजाऊ भूमि थी, जबकि अन्य लोगों के पास पशुधन था। कुछ किसानों द्वारा मंदी के मौसम में कृषि संबंधी गतिविधियों के अतिरिक्त शिल्पकारी संबंधी अन्य कार्य भी किए जाने लगे। अब खेती के नए तरीके अपनाने के बाद नई समस्या पैदा हो गई। वनवासी लोग या अन्य लोग जो छोटे समुदाय के लोग थे, वो कृषि कार्य में जब लग गए तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। अपने उत्पादन में से भी जमींदारों को, राजाओं को देना पड़ता था। तो राजा या जमींदार लोग जो थे वो अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा देते थे, कर अधिक लेने लगते थे। किसानों के पास, किसी के पास उपजाऊ भूमि थी, अगर अधिक उपज हुआ तो टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कम होता था तो उनका सारा पैसा जो है वो टैक्स में ही चला जाता था। इस तरह की समस्या हो गई। इसके बाद कुछ के पास अधिक उपजाऊ भूमि थी तो ये काम कर लेते थे। किसी के पास अगर नहीं था तो इसकी भरपाई करने के लिए वे लोग पशुपालन करते थे। उसके बाद
किसानों द्वारा मंदी के मौसम में कृषि संबंधी गतिविधियों के अतिरिक्त शिल्पकारी संबंधी अन्य कार्य भी किए जाते थे। अब किसान लोग जो हैं, अब आर्थिक मंदी का हाल हो जाता था। अगर फसल अच्छा नहीं हो, मौसम साथ नहीं दिया, टैक्स तो देना ही पड़ता था। अगर कहीं की भूमि बंजर है, अधिक उपजाऊ नहीं है, तो उसमें फसल अगर अच्छा नहीं हुआ, फिर भी टैक्स देना ही पड़ता था। कर ज़्यादा लगते थे और इसके लिए कोई सुविधाएं नहीं दी जाती थी, तो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। इसके लिए किसान कोई दूसरा विकल्प खोजने लगे और इन्हीं विकल्पों में वो लोग क्या करते थे, तो पशुपालन करते थे। इसके अतिरिक्त और वो लोग क्या करने लगे, तो शिल्पकारी, कसीदाकारी, ये सब काम इसके अतिरिक्त करने लगे, ताकि उनकी आर्थिक आमदनी ठीक हो, वो टैक्स अच्छे से दे पाएँ। तो 3 तरह के काम एक साथ करने से ऐसा होता था कि एक काम पर अच्छे से ध्यान वो लोग नहीं दे पाते थे और इस तरह की समस्या किसानों के साथ पैदा हो गई, जो समाज के लिए बहुत कठिन समस्या थी। मध्यकाल को विकास का काल माना जाता है, जब समाज के सभी लोग विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे। इस कारण हमारा समाज जो है कई क्षेत्रों में बँट गया। उसमें है सबसे पहले जातियाँ। जातियों का अर्थ उपजातियों से है। जैसे समाज में आर्थिक विभिन्नताएं बढ़ी, लोगों ने स्वयं को जातियों में वर्गीकृत कर दिया। इन जातियों का निर्धारण उनकी पृष्ठभूमि और उनके व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। जाति क्रम को अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया था। जातियों का क्रम उनकी जाति के सदस्यों की शक्ति, प्रभाव और उनके द्वारा नियंत्रित संसाधनों के आधार पर भिन्न भिन्न होता था। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि एक ही जाति की प्रतिष्ठा एवं सामाजिक स्थिति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग हो सकती थी। जातियों का नियमन निम्न तरीके से आधारित था। अपने सदस्यों के व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए जातियां स्वयं कानून एवं नियम बनाती थीं। बुजुर्गों वृद्धों की एक सभा अर्थात जाति पंचायत इन नियमों को लागू करती थी। जातियों को अपने गांवों के नियमों का पालन करना पड़ता था। बहुत से लोगों को अपने गांव के किसी एक प्रधान द्वारा चलाया गया। बहुत से गांव में अपने गांव के प्रधान द्वारा ये सब नियम चलाया जाता था। देखिए, जातियों का अर्थ उपजातियों से है। अब समाज में विकास होने लगा। विकास के लिए हर तरह के लोग अलग अलग तरह के काम करने लगे। अलग अलग तरह के काम, कोई शिल्पकार था, कोई किसान था, कोई धोबी था, कोई नाई था, कोई पंडित था। इस तरह से समाज में विभिन्न वर्ग हो गए। जब विभिन्न वर्ग, बहुत सारे वर्ग हो गए, तो लोगों ने अपने आप को कार्य के आधार पर जातियों में बांटना शुरू कर दिया। जैसे समाज में अधिक विभिन्नताएं हुई, तो लोगों जातियों में वर्गीकृत किया। इन जातियों का निर्धारण किस प्रकार होता था? उसकी पृष्ठभूमि और उसके व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। अब कौन से काम कौन कर रहा है, तो उनके कार्य के आधार पर जातियों का निर्धारण होता था। और जाति क्रम को अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया था। जातियों का क्रम उनकी जाति के सदस्यों की शक्ति, प्रभाव और उनके द्वारा ही नियंत्रित संसाधनों के आधार पर किया जाता था। कौन कर, अब एक जाति के लोग अपने ही उसी जाति के प्रधान सदस्यों के द्वारा उस जाति के लोग क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या उसका नियम कानून होगा, वो लोग खुद तय करते थे। जातियों का क्रम उनकी जाति सदस्यों की शक्ति, प्रभाव और उसके द्वारा नियंत्रित संसाधनों के आधार पर भिन्न भिन्न था। अब एक जाति के लोगों का निर्धारण और उसके नियम कानून जो थे, दूसरे एक क्षेत्र में कुछ और थे तो दूसरे क्षेत्र में कुछ और थे, भिन्न भिन्न था, अलग अलग था। अल्पसंख्यक
आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि एक ही जाति की प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति एक दूसरे क्षेत्र में अलग अलग थी। अब जरूरी नहीं था कि किसानों के लिए जो कानून एक गांव के लिए है, एक राज्य के लिए है, तो दूसरे के लिए दूसरे राज्य में वही होगा, ऐसा नहीं था। जातियों का नियमन निम्न तरीके से आधारित था। सबसे पहला है, अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जातियां स्वयं कानून एवं नियम बनाती थी कि उस जाति के लोग किस तरह के व्यवहार को अपनाएंगे, क्या उनके लिए नियम कानून होगा, क्या एक सही मापदंड होगा, उनके जाति के सदस्य लोग ही बनाते थे। किसी जाति के बुजुर्गों वृद्धों की एक सभा अर्थात पंचायत बुलाई जाती थी और उसी में नियमों का निर्धारण किया जाता था। जातियों को अपने गांव के नियमों का पालन करना पड़ता था। अब मान लीजिए किसानों के लिए कोई नियम अगर बनाया गया है तो वो अपने गांव, उसके गांव के जो नियम किसानों के लिए बनाए गए हैं, तो उस गांव के सभी किसान उस नियम का पालन करते थे। बहुत से गांवों में किसी एक प्रधान द्वारा यह नियम चलाया जाता था। इस प्रकार से जातियों का नियमन तरीके बनाया गया और समाज को कई जाति वर्गों में बांटा गया। राजनीतिक विकास, लोगों के महत्वपूर्ण समूह। अब समाज के सभी वर्गों के लोग अलग अलग जाति के काम के आधार पर जाति में बदल गए। उसी के अंतर्गत मध्यकाल में राजपूत महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरे। राजपूत शब्द का अर्थ होता है राजा के पुत्र, लेकिन राजपूत समूह के अंतर्गत कौन कौन आते थे? तो शासक यानी राजा, सरदार, सैनिक और उपमहाद्वीप के विभिन्न राजाओं के सेनापति, ये लोग राजपूत होते थे और इनका काम होता था राज्य की सुरक्षा करना, राज्य का देखभाल करना और एक सैनिक शक्ति के रूप में काम करना। ये राजपूत लोगों का काम था। जैसे काम के आधार पर, कार्य के आधार पर जाति समूह में बांटा गया, तो राजपूत लोगों का यही काम रहा था। क्या काम? तो राज्य की रक्षा करना, एक सैनिक शक्ति के रूप में काम करना, सम्राट का काम, सरदार का काम, ये सभी जो होते थे प्रायः राजपूत लोग ही होते थे। राजपूत अपने अदम्य साहस और वफादारी के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। ये मरते दम तक अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे और उनका मानना ये था कि राजपूत का कर्तव्य है कि हर हाल में अपने देश के लिए काम करे और देश की रक्षा के लिए वो वीर गति को प्राप्त कर ले, यही उनका काम था। इस काल के दौरान लोगों के अन्य समूह जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ भी महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह बनकर आगे आए। अब ये सभी समूह के लोग राजपूत के अलावे अलग अलग क्षेत्र में जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ भी समाज के महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह के रूप में शामिल। क्षेत्र और समाज। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग साम्राज्य का उदय हुआ और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी अलग अलग तरह के राजा हुआ करते थे और क्षेत्रीय राज्यों में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। इन लड़ाइयों के कारण राज्यों का उत्थान पतन एक सामान्य सी घटना बनकर रह गई थी। उत्तर भारत के राजपूत राज्य
और दक्षिण भारत के चोल राज्य महत्वपूर्ण स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राज्य थे, जबकि परवर्ती मध्यकाल में मुस्लिम शासक वंशों का उद्भव हुआ, जिसमें खलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश थे। तो प्रारंभिक काल में मध्यकाल में भारत में कई सारे राज्य, दक्षिण उत्तर के कई सारे राज्य, उत्तर पूर्व के कई सारे राज्य, कई राज्य सियासत में बटे हुए थे और इन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। ये तो एक सामान्य सी घटना थी। जो राजा अधिक ताकतवर होता था, दूसरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वो शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरे राज्य को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लेता था और अपने साम्राज्य का विस्तार कर देता था। इस तरह की परंपरा तो चलती ही रही थी। इन लड़ाइयों के कारण राज्यों का उत्थान पतन एक सामान्य सी घटना हुई। राजा अगर जीता तो उसका उत्थान हुआ, वो अपने राज्य का विस्तार करता जाता था। अगर हार जाता था तो वो उसके राज्य दूसरे राज्य के अधीन हो जाते थे। तो ये सभी घटनाएं तो होती ही रहती थी। तो उसी में उत्तर भारत के राजपूत राज्य और दक्षिण भारत के चोल राज्य महत्वपूर्ण स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में भारत में थे, जबकि परवर्ती मध्यकाल में मुस्लिम शासक हुए, मुगलों का शासन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें खलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश इसके प्रमुख वंश थे। ऊपर बच्चों अभी हम लोग चित्र में देखे अलाउद्दीन खलजी और उसके शासनकाल में चलाए गए सिक्कों के चित्र थे। एक संस्कृत प्रशस्ति के अनुसार दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 का साम्राज्य पूर्व में बंगाल और पश्चिम से अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य में दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा शामिल था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कौन? सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने। कब? 1266 से 87 का साम्राज्य ये दिखा रहा है, जो पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और इसमें दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से शामिल थे, इसने अपने बाहुबल से, अपनी वीरता और साहस से इसका अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। ये कैसे पता चला? तो एक संस्कृत की प्रशस्ति में लिखा गया था इस राजा के बारे में। प्रशस्ति क्या कहलाता है? प्रशस्ति होता था कि कोई राज्य जो एक बड़े राजा होते थे या कोई भी राज्य जो होता था उसमें राज्य कवि, राज्य के लेखक सबकी नियुक्ति राजा करता था। तो कवि और जो लोग होते थे वो अपने राजा के किए हुए कारनामे, उनकी वीरता, साहस, उनकी समृद्धि, उनकी उपलब्धि, उनका आदेश, ये सब को एक प्रशस्ति के रूप में लिखकर रखते थे। तो उसी प्रशस्ति के अनुसार ये पता चला है कि यहाँ से यहाँ तक इसका साम्राज्य विस्तार था। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल वंशों ने विस्तृत साम्राज्य को स्थापित किया। ये साम्राज्य सर्व क्षेत्रीय प्रकृति के थे। क्या आप जानते हैं? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का अर्थ उस साम्राज्य से है जिसका विस्तार अलग अलग क्षेत्रों तक हो। यह किसी भी क्षेत्र के विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक चरित्रों या विशेषताओं को सन्निहित किए हुए था। अब ये खलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, ये बहुत प्राचीन समय का एक सशक्त शासक वंश रहा और इसने अपने शासन काल में अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था।
तो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का अर्थ उस क्षेत्र से है जिसका विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में हो। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं खलजी वंश शासन कर रहा था तो कहीं तुगलक वंश, कहीं मुगल वंश। इस तरह से पूरे भारत पर अलग अलग क्षेत्रों में इन वंशों का अपना साम्राज्य रहा। कोई एक क्षेत्र में, कोई दूसरे क्षेत्र में, कोई तीसरे क्षेत्र में। इसी को सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहा जाता है। ये क्षेत्र जो है विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक चरित्रों या विशेषताओं को सन्निहित किए हुए होता है। इसी को हम लोग सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य विस्तार कहते हैं, जो मुगलों ने, चोल ने, तुगलक शासकों ने किया।